नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दैनिक जीवन में विज्ञान अर्थात विज्ञान से संबंधित फैक्ट को देखेंगे, जो कि स्पेशली हम बात करें तो शिक्षक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से मैं बना रहा हूं। इसके साथ साथ बाकी अन्य सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया है दैनिक जीवन में विज्ञान, है ना, साइंस एंड डेली लाइफ। तो देखिए, विज्ञान जो है विधन ज्ञान से बना है। इसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान, है ना। विज्ञान का अर्थ क्या है? विशेष ज्ञान। और ये साइंस शब्द जो है ये लैटिन भाषा के साइंटिया से बना है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो देखिए, यहाँ पे दो तीन चीजें कवर मैंने कर दी। विज्ञान किससे बना है? विधन ज्ञान से, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। और ये जो साइंस शब्द है, विज्ञान शब्द है, ये लैटिन भाषा के साइंटिया से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, है ना, टू नो। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। परिभाषा की बात करें तो किसी भी विषय के सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, ये भी आपको पहले से पता है। विज्ञान शिक्षण की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। तो विज्ञान को दैनिक जीवन की घटनाओं से संबंध स्थापित करके पढ़ाना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है शिक्षण, है ना। विज्ञान शिक्षण अर्थात विज्ञान को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। आप जानते हैं पेडागॉजी के अंतर्गत इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो विज्ञान को दैनिक जीवन की घटनाओं से संबंध स्थापित करके पढ़ाना चाहिए। देखिए, वैसे तो विज्ञान को ही नहीं, कुछ भी आपको पढ़ाना है तो दैनिक जीवन में जो घटने वाली घटनाएं हों उनको रिलेट करना चाहिए, अपने आसपास की वस्तुओं से रिलेट करना चाहिए, जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं। आगे विज्ञान को माना जाता है, अर्थात विज्ञान को क्या माना जाता है? तो मानव जीवन के कल्याण का मुख्य अंग माना जाता है विज्ञान को। मोशन गति की बात करें तो समय के साथ किसी निर्देश बिंदु से जब कोई वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है तब उसे ही क्या कहते हैं? गति कहते हैं। गति के प्रकार की बात करें यहाँ पे तो गति के जो प्रकार हैं, देखिए पहला मैंने दिया यहाँ पे रैखिक गति, जिसे लाइनर मोशन कहते हैं। जब कोई वस्तु सीधी रेखा पर चलती है तो उसे रैखिक गति कहते हैं। जैसे यहाँ से कोई वस्तु जा रही है, क्या एकदम सीधी रेखा में से जा रही है, ये कौन सी गति की जा रही है? रैखिक गति की जा रही है, ठीक है। ऐसे इधर को उदाहरण पे देखिए, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मैंने दिया सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति, ठीक है। तो कोई व्यक्ति सड़क पे चल रहा है तो वो कैसी गति कर रहा है? रैखिक गति का उदाहरण है। बंदूक से निकली गोली, तो देखिए ये भी सीधी रेखा में ही चलती है ना, तो ये किसके उदाहरण है? रैखिक गति के। अगला है वृत्तीय गति, जिसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो वृत्ताकार पथ पर चलने की स्थिति, ठीक है। जब वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु चलेगी तो उसे क्या कहेंगे? हम वृत्तीय गति कहेंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए, ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा। तो आप जानते हैं, इसके पहले मैंने वीडियो जो ग्रहों का डाला था उसमें मैंने बताया था ना, वृत्ताकार पथ पे गति करते हैं। तो जैसे ये सूर्य है और यहाँ पे ये कोई क्या है? ग्रह है हमारा, पृथ्वी मान लीजिए। तो ये क्या है? इसका अपना एक वृत्ताकार पथ होता है, ठीक है। तो उसी पे अपनी गति करता है। दोलन गति की बात करें, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो उसे क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं, ठीक है। देखिए, दोलन गति पे मैंने यहाँ जो उदाहरण दिया, झूले की गति को ही दोलन गति का उदाहरण आपको समझना है, ठीक है। झूला, दोलन। आवर्त गति की अब हम बात कर लेते हैं। तो आवर्त गति में यहाँ पे देखें तो जब कोई वस्तु अपनी गति के समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है तो उसे आवर्त गति कहते हैं। आवर्त गति का उदाहरण आपको मिल जाएगा लोलक की गति, ठीक है। तो ये आवर्त की गति का उदाहरण। देखिए, क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि आवर्त की गति का उदाहरण है या फिर लोलक की गति किस गति का उदाहरण है। आगे यादृच्छिक गति, जिसे हम रैंडम मोशन कहते हैं। देखिए, ये यादृच्छिक गति तो आपको हो सकता है ना पता हो, लेकिन रैंडम आपको जरूर पता होगा, क्योंकि मोबाइल में जो थीम होती है, अगर आप रैंडम थीम लगाते हैं तो रैंडम का मतलब क्या होता है? एक निश्चित समय के बाद वो थीम ऑटोमेटिक चेंज होती रहती है ना। देखिए, गति की ऐसी अवस्था जिसमें गति किसी पथ पर एवं निश्चित दिशा में नहीं हो उसे रैंडम गति कहते हैं ना। निश्चित दिशा में नहीं हो तो वो क्या होता है? निश्चित थोड़ी ना होता, वो बदल जाता है, ठीक है, चेंज होता रहता है। उदाहरण पे देखिए, मैदान में फुटबॉल के खिलाड़ी की गति। तो क्या होता है? मैदान में जो फुटबॉल का खिलाड़ी होता है किसी निश्चित दिशा में थोड़ी ना दौड़ता है। अभी बॉल इधर गई तो इधर जाएगी, इधर गई तो इधर आएगी, इधर गई तो इधर जाएगा, फिर वो क्या है ना, ऐसे ही घूमता रहता है। दूसरा इसका उदाहरण है मक्खी की गति, ठीक है। मक्खी जो जानते हैं आप मक्खी को फिलहाल। अगला है दूरी, डिस्टेंस।
अदिश राशि, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम देखें तो दूरी जो है, डिस्टेंस, ये एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है। देखिए राशियां भी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है। तो दूरी अदिश राशि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले भी दिया था, फिर लिख दिया नोट में, यह अदिश राशि है जो सदैव धनात्मक पॉजिटिव होती है। अब आपको ध्यान देना है कि दूरी क्या होती है, सदैव पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, और कैसी राशि है, अदिश राशि है। विस्थापन की बात करें तो जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत हो, साथ साथ न्यूनतम हो, दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब नोट में देखिएगा, यह सदिश राशि है। कौन, विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, किसका, विस्थापन का। आगे देखिए, इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती है, किसमें, विस्थापन में। आगे देखते हैं, यहाँ पे विस्थापन का मान कुछ भी हो सकता है। अब देखिए विस्थापन का मान कुछ भी हो सकता है कि मतलब धनात्मक भी आ सकता है, ऋणात्मक भी आ सकता है, और शून्य भी आ सकता है। चाल की बात करें तो किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, और चाल बराबर जो इसका फार्मूला है दूरी बटा समय होता है। ये मैथ के भी चैप्टर में है, आपको पता होगा। अब हम बात करते हैं वेग की। तो कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है उसे वस्तु का वेग कहते हैं ना, वेग। नोट में देखिए, वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। वेग सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। अब देखिए औसत चाल की हम बात करें, औसत चाल क्या होता है, तो एवरेज स्पीड। देखिए यहाँ पे दो कंडीशन लागू है। जैसे पहली कंडीशन है, जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान दूरी तय करती है तो औसत चाल बराबर क्या होता है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान दूरी, जैसे मान चलिए यहां से ये कोई ए पॉइंट है, ठीक है, और ये कोई बी पॉइंट है। तो यहां से कोई वस्तु है, या आप ही मान लीजिए यहां से, पहले तो आपको मान लीजिए कि देर हो रही थी जाते समय, तो आप कितनी की स्पीड से गए, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप भागते हुए गए, ठीक। उसके बाद इतनी ही दूरी, ये मान लीजिए कि 2 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, 2 km की दूरी है, और अब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस दूरी को यहां से यहां तक तय की। फिर रिटर्न के समय आपको कोई जल्दबाजी नहीं थी, तो आपने क्या किया, इसको 16 घंटे, तो आप क्या किए, फिर देरी नहीं हुई तो आपने इस चाल को स्लो कर दिया ना, 10 की जगह मान लीजिए 6 कर दिया, या 4 कर दिया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, है ना, कि 1 घंटे में अपन 4 किलोमीटर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या किया, आपको देर नहीं हुई, चाल को स्लो कर दिया। तो ये दूरी जो थी 2 ही किलोमीटर की थी, सामान्य दूरी थी, मतलब एक ही दूरी थी, और चालें क्या हो गई, भिन्न भिन्न होगी। पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर कर दिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो चाल हो गई, समान दूरी को भिन्न भिन्न चालों से चल रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं औसत चाल, ठीक है। तो इस प्रकार की औसत चाल निकालने का फार्मूला है 2xy + xy, ठीक है, 2xy अपॉन xy। तो देखिए 2xy का मतलब क्या हुआ, फार्मूले के अकॉर्डिंग आप 2 रखते हैं, फिर देखिए यहाँ पे इंटू होता है, ये तो आप सभी को पता है। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, x का मतलब पहली चाल मान लो, y को मतलब दूसरी चाल मान लो। तो पहली चाल 4 मैंने बता दी, 10 बता दी, और दूसरी मान लीजिए 10 बता दी, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ऐसा इंटू कर देंगे, बटे में क्या कर देंगे, x + y, मतलब 10 4 14 कर दीजिए नीचे, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए, जो भी आंसर आता है आपका आंसर हो गया। अब देखिए अगला है, एक व्यक्ति स्थान A से स्थान B तक एक समान चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तथा एक समान चाल से 2 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका आया था यूपी सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 में, सेम प्रश्न आया था, वही मैंने यहाँ पे रखा है, तो उसी से रिलेटेड है। तो ये फार्मूला आपको याद रहेगा, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। एक व्यक्ति स्थान A से स्थान B तक, वही मैंने बताया ना एज अ एग्जाम्पल, एक समान चाल से, पहली चाल बता दिया गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर दूसरी क्या है, जाता है तथा एक समान चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, देखिए अब औसत चाल का क्वेश्चन आएगा तो आपसे मिस नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान है। तो देखिए औसत चाल बराबर आप क्या करेंगे,
2xy, तो 2 का मतलब 2 रख दिया फार्मूले का अकॉर्डिंग। एस एक्स हमने मान लिया पहली चाल को, मान लीजिए 4, और y मान लिया दूसरी चाल को, बटा x प्लस वाई, तो 4 2 6 होगा ना, 6 कर दिए। अब इसको आप हल कर लीजिए, 4 दूना 8, 8 दूनी 16 हो गया, और 4 2 6 हो गया, तो ये क्या हो गया 16/6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसकी औसत चाल निकल आई आसानी से। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका बी कंडीशन जो है इसमें औसत चाल में, जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान समय तक चलती है, ठीक है, मतलब भिन्न भिन्न चाल हो लेकिन एक समान समय तक ही चलें। यदि यात्रा के पहले आधे समय में कार की चाल v1, मतलब v का मतलब वेग या स्पीड कह लीजिए v1, तथा यात्रा के दूसरे आधे समय में कार की चाल v2 हो तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल बराबर। देखिए अब यहाँ पे अगर समय का जिक्र हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आपको ध्यान देना है। कह रहा है जैसे मान लीजिए कि 1 घंटा, हमने यहाँ आधा घंटा, वहाँ एग्जाम्पल मैं यहाँ 1 घंटा ले लेता हूँ, 1 आवर, तो 1 घंटे में कोई चाल मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है। फिर उसके बाद अगले आधे समय में यानी अगले 1 घंटे में वो चाल कितनी निकल जाए, 10 की जगह पे हम यहाँ पे 12 कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल, पहले घंटे में देखिए समय क्या है, समान समय है, आपको ध्यान देना है, समय समान होगा, चाल डिफरेंट होगी, तो इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे क्या, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, औसत चाल बराबर हो जाएगा, पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बराबर, इन दोनों को प्लस कर देना, ठीक है, दोनों चालों को प्लस करके बटा 2 कर देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया 10 और 12, तो 10 12 कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे आप, हो जाएगा 22, तो 22 बटे आपको क्या कर देना है, 2 कर देना है, तो क्या निकल आएगा 11, यानी औसत चाल आपकी क्या हो जाएगी 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। आगे, किसी भीड़ वाली सड़क पर जा रही कोई गाड़ी या पार्क में व्यायाम करते बच्चे किस गति के उदाहरण है, तो ये असमान गति के उदाहरण है। तो चूंकि आप जानते हैं जब कोई भीड़ भाड़ एरिया होगा तो वहां पे जो कार होगी क्या होगी, कभी धीम होगी कभी तेज होगी, चूंकि जैसे स्पेस मिलेगा तेज कर देंगे, फिर नहीं मिलेगा फिर स्लो कर देंगे, तो ये किसके उदाहरण है, असमान गति के उदाहरण हैं। अब त्वरण की बात करते हैं, एक्सेलरेशन जिसे कहते हैं, किसी वस्तु की वेग, किसी वस्तु के होना चाहिए ना, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। नोट में देखिए, त्वरण सदिश राशि, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यदि समय के साथ साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं, ठीक है, मंदन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, देखिए ये क्वेश्चन आया था सीटेट 2018 में आया था, अभी जो हाल ही में पेपर हुआ आपका। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया था, भार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण और संवेग, ये आपके ऑप्शन थे। अब इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूं, आपने देखा होगा, तो आपको आंसर इसका देना है कमेंट में। ये सीटेट में आया था क्वेश्चन, है ना, अभी हाल ही में। फोर्स, बल की बात करें तो बल वह बाहरी कारक है जो वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन करती है या करने का प्रयास करती है। देखिए जो बल बताया गया है, फोर्स बताया गया, तो ये क्या कह रहा है कि वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, परिवर्तन करने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ पे कोई बल लगाया जा रहा है, सपोज दैट यहाँ पे कोई एक जबरदस्त दीवार खड़ी है, तो यहाँ में आप कोई भी कह लीजिए इस पे आप बल लगा रहे हैं, तो क्या होगा, जिस तेजी से आप बल लगा रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, आप इसकी स्थिति में परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं। अब हो नहीं रहा वो बात अलग की है। अब मान लीजिए यहीं पे कोई एक पोल खड़ा हो, पोल गाड़ा गया हो, है ना, बांस का ले लीजिए, और तो वो क्या होगा, आप उस पर बल लगाएंगे तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे परिवर्तन हो ही जाएगा, अर्थात वो हिलेगा डुलेगा, है ना। लेकिन अगर वहीं पे अगर बिजली का खंभा हो तो नहीं हिलेगा डुलेगा। तो कुल मिला के आप कोशिश करते हैं, परिवर्तन हो ना हो बात अलग की है। तो यही होता है बल, ठीक है। तो हो गया। देखिए अब इसकी मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है न्यूटन होता है, ठीक है, किसका, बल का मात्रक। अब यहाँ पे हम न्यूटन के गति के नियम की बात कर लेते हैं। न्यूटन के गति के नियम की बात करें तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। तीनों नियम को हम यहाँ संक्षिप्त में देख लेते हैं। तो देखिए गति का प्रथम नियम, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम नियम के, तो इसे जड़ता या जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहा गया है, तो पहले नियम को ही कहा गया है जड़त्व या गैलीलियो का नियम। इसके उदाहरण की बात करें तो गाड़ी के अचानक रुकने पर व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, आपने फील किया होगा बहुत बार। तो बस सिंपल सा उदाहरण है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि गाड़ी के रुकने पर व्यक्ति आगे की ओर अचानक झुक जाता है, तो इसका संबंध न्यूटन के किस नियम से है, तो प्रथम नियम से है, जड़त्व के नियम से है, गैलीलियो के नियम से, कुछ भी है ना, ऐसे ऑप्शन आएगा।
गाड़ी के अचानक चलने पर सवार का पीछे की ओर झुक जाना, यह भी उसी का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं गति का दूसरा नियम है। तो न्यूटन के दूसरे नियम से आरोपित बल, जिसे हम F कहते हैं, तो F बराबर होता है m इंटू ए, अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक, अब इतना सिंपल सा इसमें दिया गया और कुछ खास नहीं है। अब उसके बाद हम बात करते हैं गति का तीसरा नियम। तो यहाँ पे जो पहला और तीसरा नियम है, इन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये किसका उदाहरण है? गति के तीसरे नियम का है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए उदाहरण है, नाव से कूदने पर नाव का पीछे हट जाना। तो देखिए ये क्या हुआ? विपरीत दिशा में है ना, कह रहा परंतु विपरीत दिशा में क्या होता है? प्रतिक्रिया होती है। तो अब यहाँ पे सपोज दैट कोई नाव है ना, नाव से कोई व्यक्ति कूदता है बाहर यहाँ, ठीक है, तो वो व्यक्ति आगे बढ़ता है और नाव पीछे को जाती है। अब देखिए दूसरा उदाहरण है, रॉकेट का प्रक्षेपण, और आगे है बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का का लगना, ये भी उदाहरण है आपके न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किस बल के कारण होती है? तो ये होती अभिकेंद्र बल के कारण होती है। अब देखिए जी के मान में परिवर्तन देख लेते हैं, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। तो जी के मान में परिवर्तन देखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पे जी का मान घटता है। अब सिंपल सा है, आपको समझना है, रटने की कोई जरूरत नहीं। जैसे पृथ्वी की सतह है ना, ठीक है, पृथ्वी की सतह, यहाँ पेड़ पौधे मान लीजिए हो गए हैं, तो यहाँ पे आपको जो डेफिनेशन बताई जा रही है आप भूलेंगे नहीं, थोड़ा सा धैर्य से देखा करिए। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर जाएंगे तब भी जी का मान घटेगा, नीचे जाएंगे तब भी जी का मान घटेगा। सिंपल। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पे जी का मान क्या होता है? घट जाता है। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। ठीक, तो पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पे जी का मान कम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें तो पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है, यानी गति बढ़ेगी तो जी कम हो जाएगा। ये कह लीजिए अपोजिट चल रहे हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। आगे है पृथ्वी की घूर्णन गति के घटने पे जी का मान बढ़ जाएगा। बिल्कुल सिंपल, अब भूलेंगे नहीं आप। ठीक, मतलब घूर्णन गति बढ़ेगी तो जी कम हो जाएगा, और घूर्णन गति घटेगी तो जी बढ़ जाएगा। और पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तब भी जी घटेगा, और नीचे जाएंगे तब भी जी घटेगा। अब आपको ये भी याद रखना है। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है। अब देखिए उसके बाद इसमें 2 पॉइंट और हैं कि विषुवत रेखा पर जी का मान कितना होता है। तो विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, आपको ये याद रखना। मैंने ऐसे बना दिया है समझने के लिए सिर्फ, जैसे मान लीजिए विषुवत रेखा है तो जी का मान ये, जैसे मान लीजिए न्यूनतम दूरी मैंने यहाँ बना दी, और ये ध्रुवों पर अधिकतम होता है तो ध्रुव के बीच मान लीजिए मैंने ऐसे बना दिया, इसको दूरी यहाँ पे अधिकतम कर दी। मान लीजिए इसको 1 किलोमीटर, इसको 4 मान लीजिए, सपोज दैट। तो अधिकतम, ठीक है, अधिकतम बनाने के लिए मैंने ऐसा किया है, दूरी बना दी है। तो ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है? अधिकतम होता है, और विषुवत रेखा पर न्यूनतम। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं। लिफ्ट में पिंड का भार की बात करें तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, यानी लिफ्ट का जो भार होता है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ये कोई लिफ्ट है, लिफ्ट से आप ऊपर जा रहे हैं, तो देखिए पिंड का मतलब जो भी कोई वहां पे व्यक्ति है या वस्तु है, तो जब ऊपर को लिफ्ट जाएगी तो उसका वजन क्या होगा? ऐसा लगेगा वजन ज्यादा है। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो घटा हुआ। देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, जस्ट अपोजिट है, रटने की जरूरत नहीं है। ऊपर जाए तो बढ़ जाए, नीचे आए तो घट जाए। ठीक, सिंपल सा है। जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो नो चेंज, अर्थात एक समान स्पीड से वो चलेगी तो उसमें क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी कि भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, समान गति से ऊपर या नीचे जाएगी तो। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो पिंड का भार 0 हो जाता है। अब देखिए ध्यान यहाँ देना है कि अगर लिफ्ट, क्या कह रहा है, लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है और डोरी क्या हुई? टूट गई, तो जो लिफ्ट में पिंड का भार है, यानी व्यक्ति है या कोई वस्तु है, तो उसका भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और इस स्थिति को क्या कहते हैं? भारहीनता की स्थिति कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारहीनता की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है। तो ऐसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड क्या होगा? उसकी छत से, फर्श से उठकर उसकी छत से जा टकराएगा। ठीक है,
तो आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों ये रहे सामान्य विज्ञान के कुछ प्रश्न, और आगे भी मैं इसकी सीरीज आपको देता रहूँगा। तो ऐसी सीरीज पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।